ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि सेल्स टीम फॉलोअप पे ध्यान नहीं देती है, वो नए नए कस्टमर्स को बनाने पे ध्यान देते हैं। कल क्या विजिट कराया भूल गए, आज फ्रेश वो करा रहे हैं। तो जितना नॉलेज आप गेन करेंगे डे बाय डे, कस्टमर को आप सेटिस्फाई करेंगे, सेल्स का कन्वर्जन आपका बिल्कुल बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुजान और आप देख रहे हैं शुजान ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जो 3 से 4 महीना जिनको या 5 महीना हुआ है रियल एस्टेट में और उनसे सेल नहीं हो पा रही और ये सोच रहे हैं कि शायद उनकी ये फील्ड नहीं है। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं श्री सूर्या शक्ति पटेल जी, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेट्रो रियल इंफ्रा के सीनियर सेल्स मैनेजर हैं और इन्होंने पूरा अकेले दम पर ही अपना एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शिव रेजिडेंसी और वो पूरा सोल्ड आउट कर दिया है। तो इनके एक्सपीरियंस से हम समझेंगे कि सेल एक्चुअल में किस तरह की जाती है और क्या कस्टमर को मकान खोल करके दिखा देना ही काफ़ी होता है या हमारे कुछ एफ़र्ट्स होते हैं जो कस्टमर को मोटिवेट करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं कस्टमर के बीच जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे श्री सूर्या शक्ति पटेल जी से। सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन सर। सर देखिए, आपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और काफ़ी बिजी शेड्यूल होगा आपका सर। तो दर्शकों की जानिब से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। और सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे व्यूवर्स भी ये सोचते होंगे कि कंपनी से उनको लीड्स मिलती है और विज़िट आती हैं, CRMs वहाँ पे बैठे होते हैं, विज़िट निकाल रहे होते हैं, कस्टमर साइट पे आता है और आप मकान खोल करके उसको सारी चीज़ें दिखाते हैं, एमिनिटीज़ के बारे में बताते हैं, फ़ीचर्स के बारे में बताते हैं। ओवरऑल आप देखा जाए तो जो भी मकान में एसेसरीज़ लगी होती हैं या फिर ब्रांड्स लगे होते हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेल होती है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है। जो लीड्स होती हैं वो लीड्स ही रह जाती हैं और इस चक्कर में ऑफिस से भी काफ़ी प्रेशर आता है कि इतनी सारी लीड्स तुमको दे रहे हैं जो कि वेस्ट हो रही है, क्योंकि कंपनी का भी काफ़ी पैसा वेस्ट होता है एक लीड्स को जनरेट करने में, तो उसका भी काफ़ी प्रेशर होता है। सर इन सब चीज़ों के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर सबसे पहले तो देखिए लीड्स का जो कन्वर्जन रेशियो है वो वैसे भी रियल एस्टेट में आप 50% या 60% नहीं निकाल सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आते हैं वो कभी होता है कि प्राइमा फेसाई अभी प्रीलिमिनरी स्टेप पे हैं, वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं या सर्च आउट कर रहे हैं, तो उस वजह से आप उसमें कन्वर्जन रेशियो अगर 100 विजिट आप करा रहे हैं 50-60% 70% लाना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट येस हम उसको एक मेंटेन कर सकते हैं 15%, 20%, 25%, 30% पे, ताकि एक विन विन सिचुएशन रहे। नंबर ऑफ़ लीड्स जो हम जनरेट कर रहे हैं उसका हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ। अब आउटपुट निकालने के लिए जो भी प्राइमा फेसाई टेलीकॉलर है या CRM टीम का जो भी पार्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम का, प्राइमा फेसाई उनका काम होता है कि क्लाइंट ने आपको कॉल किया तो उनकी रिक्वायरमेंट समझें। अब ऐसा ना हो कि क्लाइंट का बजट है 15 से 20 लाख का और हम उनको प्रीमियम सेगमेंट के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं जो कि 50-60 लाख। आपने उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ना पूछी, ना डिटेल्स ली और उनको डाइवर्ट कर दिया। अब इसमें क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट हुआ, CRM टीम का भी और सेल्स टीम का भी हुआ। तो प्राइमा फेसाई जो भी उसको अटेंड कर रहा है कस्टमर को पहले, तो उनसे बात करके उनसे एक होता है कि रिलेशनशिप बिल्डअप करके पूरी प्लानिंग समझना कि क्या प्लान कर रहे हैं, घर का प्लान कर रहे हैं कि प्लॉट का प्लान कर रहे हैं, कैश पे लेना चाहते हैं कि लोन पे आप लेना चाहते हैं, अच्छा लोन कितना कराना चाहते हैं सर। फॉर एग्जांपल जैसे रेडी टू मूव हाउस पे और जो भी फाइनेंसर्स या बैंकर्स हैं 90% तक की फंडिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कस्टमर्स प्रोफाइल। 10% आपका डाउन पेमेंट आता है। अगर 20 लाख का आपका घर है तो मान के चलिए 2 लाख के आसपास आप DP देंगे और 18 लाख रुपए बैंक देगा। क्या उस 18 लाख के लिए जो कस्टमर है जो प्लानिंग कर रहा है वो एलिजिबल है कि नहीं, उसका प्रोफाइल एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि RBI गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी आपकी इनकम है उसका 50% आप EMI पे कर सकते हैं। तो अगर आप 18 लाख का लोन कराते हैं फॉर 20 ईयर्स फॉर 240 मंथ्स तो एक स्पेक्यूलेटेड EMI आपकी 18 से 19 हज़ार आएगी। तो कैपिंग भी आपको देखनी है, तो कस्टमर की इनकम कम से कम 40 प्लस हो तभी वो 50% की कैपिंग पे आएगा। और एज का भी क्राइटेरिया होता है। अगर कोई क्लाइंट ऑलरेडी 55-60 साल की एज पे है, रिटायरमेंट एज बैंक 62 साल या 65 साल डिपेंड करता है, कई इंस्टीट्यूशंस पे वो लेते हैं। तो अगर आप 60 साल की एज में तो मैक्सिमम जाएगा बैंक आपका 5 साल के लिए जाएगा। कुछ केसेस में कुछ ऐसे मतलब NBFCs हैं जो 70 ईयर्स तक जाते हैं पेंशन की इनकम पे, तो वो सब वेरी करता है। इसके लिए सबसे पहली बड़ी बात जो है कि जो भी हमारे पास चाहे टेलीकॉलर्स हो CRM टीम हो, उनको प्रोडक्ट के साथ साथ हम ये टेक्निकलिटीज़ हैं इसका भी अपडेशन करें, ग्रूमिंग करें, बताएं,
ताकि वो अवेयर रहें कि हम बात कर रहे हैं और कस्टमर की एक अंडरस्टैंडिंग समझ लें। ओवर द फ़ोन हमारे पास टाइम कम होता है तो इतना डिटेल में बात नहीं हो सकता, बट 2-4 जो बुलेट पॉइंट्स हैं आप उनको बात करेंगे तो आप जज कर लेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। आपने फिर अपनी जो लीड है वो आपने सेल्स ग्रुप को दी, सेल्स टीम वहाँ पे साइड पे रहेगी, बाकी का सारा काम सेल्स टीम का है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आता तो सबसे पहले उससे हम लोग पूछते हैं कि आप प्लॉट का प्लान कर रहे हैं कि आप हाउस का प्लान कर रहे हैं, और डाउन पेमेंट कितना अरेंज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, करते क्या हैं सर बाय प्रोफेशन आप। तो ये सब बातें बैठ के नहीं, हम उनको प्रोजेक्ट विजिट करा रहे हैं, साथ साथ एक पैरेलल उनसे रिलेशन बना रहे हैं, और चलते ही चलते सारी बातें, रहते कहाँ पे, रेसिडेंस कहाँ पे, परमानेंट यहाँ का है, करंट कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमने डिटेल एक ऑब्जर्वेशन बातचीत करके एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनसे पूछ लिया। अब जब उन्होंने घर देखा तो उन्होंने बोला, मीटिंग के लिए अगर हम बैठते हैं साथ में तो हमारे पास सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई, हमारा आधा काम आसान हो गया। फिर कस्टमर से फाइनेंशियल प्लानिंग, अच्छा सा डीपी कब तक करेंगे आप, टोकन कब तक कर रहे हैं। कई केसेस में क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे, अगर कोई इमीडिएट बायर होगा जो लेने आया है वो इमीडिएट आपको चीज़ें फाइनल करके टोकन कर देगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ये होता है कि वो घर एक जर्नी है, तो कहते हैं कि एक बार फैमिली में हम डिस्कस कर लें, तो आप फॉलो अप बनाए रखें। अगर कोई क्लाइंट विजिट करके गया है नेक्स्ट डे या डे आफ्टर, उसके बाद आप उससे फॉलो अप बनाएं, उससे डिटेल में पूछें कि सर क्या आपको प्रोजेक्ट में पसंद आया या नहीं आया, क्या चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। क्लाइंट आपको बताएगा, फैमिलियर एटमॉस्फेयर में उससे बात करिए आराम से। और अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है तो फ्यूचर बेनिफिट्स आपने क्लाइंट को बताए कि नहीं बताए, कि यहाँ पे ये फ्यूचर बेनिफिट्स होने वाले। अगर अभी प्लॉट रेट आपका 1200, 1400 या 1600 है, अगर आप साल भर के लिए होल्ड करेंगे तो ये 3000-3500 के रेट पे जाएगा। तो फ्यूचर बेनिफिट्स के साथ साथ प्रोडक्ट की नॉलेज, आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बताएं, आसपास की जेंट्री, लोकेलिटी। अब लीगैलिटीज़ जो आती हैं, क्लाइंट ज़्यादातर जैसे आजकल आप देख रहे हैं लखनऊ शहर में, जो मतलब अभी जो LDA है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो कई जगह पे आपने देखा होगा बुलडोजर्स चल रहे हैं, प्लानिंग पूरी ध्वस्त की जा रही है। ज़्यादातर केसेस में, इन मोस्ट ऑफ दी केसेस, कोई परसेंटेज कोट नहीं करूँगा, बट येस इन 50 to 60% केसेस में होता ये है कि कभी भी आप कोई फार्मर से लैंड लेते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसका प्राइमा फेसाई जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ लैंड म्यूटेशन, दाखिल खारिज। अपना किसान का नाम खारिज कराना, अपना कंपनी का नाम दाखिल कराना लोकल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं भूलेख पे जाके खतौनी सेक्शन में। तो अगर कोई भी आपसे जो भी कमिटमेंट कर रहा है या बोल रहा है तो आपने उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया भूलेख पे जाके खतौनी सेक्शन में, आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर आप 40-50 मकान, 25 मकान, 15 मकान एक गेटेड सोसाइटी में डेवलप करके पूरा बना रहे हैं, तो आपको उसका लैंड के म्यूटेशन के बाद उसका सेक्शन 80 ऑर्डर पास कराना है। ये बेसिकली एक पुराना एक्ट था हमारा जिसको बोला जाता था ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। इसको सेक्शन 143 ऑर्डर में कन्वर्ट किया गया। लेटर ऑन इसको सेक्शन 80 ऑर्डर में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि सेक्शन 143 ऑर्डर के हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूटेशन होता था, रेजिडेंशियल लैंड को इट वॉज नहीं होता था। तो इसीलिए इसको धारा 80 में परिवर्तित किया गया ताकि आवासीय भूमि का भी आपका ज़मीन का म्यूटेशन हो जाए। हाउस म्यूटेशन इज़ डिफरेंट, लैंड म्यूटेशन इज़ डिफरेंट। हाउस म्यूटेशन जब आपका मकान तैयार हो जाएगा, जो भी वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, नगर पंचायत, नगर पालिका या आपका नगर निगम के जोन ऑफिसेस, तो हाउस का म्यूटेशन वहाँ से आप सेपरेट कराएंगे। जब आप प्लॉट पे मकान किसी को बना के दे रहे हैं, प्लॉट किसी ने परचेज़ किया आपसे P+C मॉड्यूल पे, प्लॉट परचेज और कंस्ट्रक्शन मॉडल पे, तो वहाँ पे लैंड का म्यूटेशन भी मैंडेटरी है। ये अब नई जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें साफ साफ क्लियर है कि आपको म्यूटेशन लैंड का भी कराना, और लेटर ऑन जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा तो आप हाउस का भी म्यूटेशन कराएंगे। तो ये सब चीज़ें अब उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। अब आपने दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि दाखिल खारिज सही है इनका, और लैंड यूज़ कन्वर्जन आपको वेरीफाई करना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाइए, सर्टिफिकेट नंबर डालिए, अल्फा न्यूमेरिक होता है, सेम ऑर्डर की कॉपी खुल जाएगी। अब जैसे जो सेक्शन 80 ऑर्डर जो पास होता है SDM ऑफिस, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि विगत भविष्य में अगर कोई भी महापरियोजना या मास्टर प्लानिंग आती है तो इस पर्टिकुलर लैंड पे लागू नहीं होगी, क्योंकि इसका लैंड यूज़ कन्वर्जन हो चुका है कृषक से अकृषक, एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल, और इस पर अब आवासीय गतिविधि की जा सकती है। ये ज़मीन किसी अन्य परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं है, ये पर्टिकुलर ग्राम की है। नियमों के अनुसार इसकी एक प्रतिलिपि लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई है, वहाँ से कोई भी आपत्ति अप्राप्त है। जब भी आप कोई लैंड यूज़ ऑर्डर अप्लाई करते हैं तो उसमें 45-50 डेज़ का टाइम लगता है, असेसमेंट होता है, सर्वे होता है, और सर्वे रिपोर्ट LDA में जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन वहाँ से रेज हो गया लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से तो आपका लैंड यूज़ ऑर्डर पास नहीं होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो लैंड यूज़ ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा। वो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाके
उसका सेपरेट कॉलम है सर, सेक्शन 1 मिनट 80 थोड़ा का। सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर आपको यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो इसको प्लीज़ एक बार पीछे करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सूर्या जी बता रहे हैं। काफ़ी अधिकतर समय हमसे कस्टमर ये क्रॉस क्वेश्चन कर जाता है कि आपके पास कोई अप्रूवल तो नहीं है, लेकिन लीगलिटीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी पेपर्स होते हैं जो कि वैल्यूएबल होते हैं, और लोन प्रोसेस के लिए काफ़ी नेशनलाइज्ड बैंक्स तो आपका अगर एलडीए, आवास विकास या जिला पंचायत जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस एरिया में है वहाँ से आपका लेआउट अप्रूव्ड है तो तभी लोन करेंगे। सेक्शन 80 कन्वर्टेड लैंड पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे कभी भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे भी एक बोन ऑफ कंटेंशन आता है, जैसे हमारे एक कलीग हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर प्रोफाइल पे, उनका ऐसा कहना है कि बिहार में दूसरे स्टेट में अगर लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है हम उस पर भी फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई भी गवर्नमेंट बैंक करता नहीं है लोन। तो उनका ऐसा कहना था कि वहाँ पे हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, लैंड अगर सरफेसी कंप्लाइंट है, मतलब बिजली पानी सड़क की व्यवस्था है, लोग आसपास रह रहे हैं, तो हम उस ज़मीन पे लोन कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप यूपी में आते हैं तो वही स्टेट बैंक यहाँ पे आपको लोन नहीं करता है एग्रीकल्चरल लैंड पे। इवन आपका अगर सेक्शन 80 कन्वर्टेड लैंड है तो उस पर भी कोई भी गवर्नमेंट बैंक फंडिंग नहीं करेंगे। तो गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपको लोकेलिटी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड चीज़ कि आपको लीगल्स के बारे में पूरा नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी आपको चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर ही कस्टमर को विज़िट कराना चाहिए, जैसे कि आपको कस्टमर से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जो कि मैं सूर्या जी की बातों से समझ पा रहा हूँ। सर, एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा आपसे। हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि इसका भी एक पॉइंट होना चाहिए, और अगर आपको कोई पॉइंट पे लग रहा है कि यहाँ पर बात नहीं हो पाई है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करें और उस पर डिटेल में एक वीडियो निकालें। तो पूछना ये चाहता हूँ सर मैं आपसे कि हमने कस्टमर को विज़िट कराया और सारी डिटेल दे दी उसको, कस्टमर बोला कि हम फैमिली से डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको कोई फाइनल आंसर दे पाऊँगा। तो फॉलोअप पैटर्न आप क्या यूज़ करते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि हमें फॉलोअप किस तरह लेना चाहिए? ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि सेल्स टीम फॉलोअप पे ध्यान नहीं देती है, वो नए नए कस्टमर्स को बनाने पे ध्यान देते हैं। कल क्या विजिट कराया भूल गए, आज फ्रेश वो करा रहे हैं। तो इस तरह जो आपका बैकलॉग है बढ़ता जाएगा, पुराने कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करेंगे, नए आप कब तक बनाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उनको नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे तो इन फ्यूचर आपके पास एक बड़ा बेस आपसे दूर हो जाएगा। अगर आप जो किसी भी एक कस्टमर को आपने सेटिस्फाई किया, वेदर आपने उसके सवाल जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप करे उनके आंसर सारे आपने क्लियर करे, तो आपने उनको सेटिस्फाई किया, कोई प्रॉपर्टी दिया, वो रहे वहाँ पे साल 2 साल 3 साल, तो एक रिलेशन बिल्डअप हो गया, जेन्युइनिटी आ गई, सारी चीज़ें उन्होंने पैक कर ली, तो इन फ्यूचर आपके पास क्रॉस सेल बिजनेस बहुत आएगा। फॉलोअप का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपने आज विजिट कराई है, कल आप एक टाइम सेट कर लीजिए। अगर आपके पास 8 घंटे 10 घंटे का काम कर रहे हैं, 2 घंटा खाली आप निकालिए कि जो कस्टमर्स आपने विजिट कराए उनसे एक डिटेल में एक बात करना है, खाली खाना पूर्ति नहीं करनी है कि कॉल किया मैडम हम बात कर रहे थे, वो डिटेल टॉक होना चाहिए, डिटेल पोलाइट वे में। हाय सर, आप कैसे हैं, घर पे सब लोग कैसे हैं, आप आए थे कल विजिट करके गए थे हमारे पास, कैसी लगी प्रॉपर्टी आपको, क्या प्लान कर रहे हैं आगे का। तो सारी चीज़ें कस्टमर से बात करके, अगर वो नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो उसका रीज़न पूछिए, सर क्या ऐसी प्रॉब्लम आई आपको, क्या प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, या आप अप्रोच वाइज क्या प्रॉब्लम है, जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद वो समझ ना पाए हों या आप समझा ना पाए हो, तो ओवर द फोन उसको क्लियर करिए, उनके डाउट्स क्लियर करिए, उनकी क्वेरीज क्लियर करिए। ज़्यादा केसेस में जो क्लाइंट अगर क्वेरी करता है, सामने वाला उसका जवाब ही नहीं दे पाता है। क्लाइंट कहता है कि ये कहाँ से अप्रूव्ड है, अरे है क्या अप्रूव्ड है, कहाँ से है, डिटेल में बताइए। अगर आपका कोई जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में यूनिट्स कितनी है, हम कह रहे हैं अगर 30 यूनिट है, आपको ये मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कितना किसका एरिया है लेआउट वाइज। इतना 500 मकान तो है नहीं आपके पास, आप एक लिमिटेड स्पैन में अगर काम कर रहे हैं तो आपको जो लेआउट है साइट का वो आपको आपके सामने आंखों के रहना चाहिए। ये नहीं कि क्लाइंट के सामने हम खोल के दिखा रहे हैं। तो यूएसपीज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, गेटेड सोसाइटी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कस्टमर अगर आपसे डीप में जाके आप बात करेंगे तो आपके पास एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हाँ ये नॉट इंटरेस्टेड क्यों है। आपने कन्विंस करने की कोशिश करी, उनको बता के सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर करके। हो कई बार ऐसा होता है कि वो क्लाइंट रीविजिट पे आते हैं कि हम एक बार और आना चाहेंगे, वहाँ बैठ के बात करेंगे।
तो अच्छा है। तो इससे अच्छा जितना नॉलेज आप गेन करेंगे डे बाय डे, कस्टमर को आप सेटिस्फाई करेंगे, सेल्स का कन्वर्जन आपका बिल्कुल बढ़ेगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम थी जो मतलब वहाँ पे बहुत हैजल फेस कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट था। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, सबसे महंगा विला वहाँ पे हमने 96 लाख रुपए में बेचा। तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि क्लाइंट से कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। अगर घर एक है, घर को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पूरी आप एक जर्नी कस्टमर को दिखाइए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड, कि सर फ्रंट कितना है, डेप्थ कितना है, इसमें कितने रूम्स हैं, उसका डायमेंशंस क्या है, पार्किंग स्पेस, बेडरूम साइजेस, ड्राइंग एरिया, सब कुछ डिटेल में, क्या क्या आप ऑफर कर रहे हैं। अगर आप जो चीज़ें और डिटेलिंग उसको बताएंगे, 5 बास्केट का मॉड्यूलर सेटअप है सर, सन फ्रेम की चिमनी है, 2x4 के डिजिटल टाइल्स हैं, जो भी डोर्स हम यूज़ कर रहे हैं कंप्रेस मेम्ब्रेन के डोर्स हैं, 7 ईयर्स की रिटर्न वारंटी है। तो एक पूरा डिटेल वे में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपकी बात को समझेगा क्लाइंट, और कॉस्ट भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग लैग करते थे कि वो डिटेल में कुछ नहीं बताते थे, वो खाली आए सर ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, और विजिट हो गई। विजिट ऐसे नहीं होती है, क्लाइंट के साथ आपको पूरी उसकी जर्नी में साथ चलना है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसको गाइड करनी है। लोन अगर वो कराएगा 40 लाख का लेगा, क्या उसका 40 लाख का लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डाउन पेमेंट वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, रजिस्ट्री में क्या खर्चा आएगा, ये सब सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट SPOC आप ही हैं। अब आप उससे कहेंगे कि लीगल के लिए लीगल टीम से बात कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन टीम से बात कर लीजिए, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। ओवरऑल देखा जाए कि हमें जो सूर्या जी की बातों से लग रहा है कि कुछ लोग दोष देते हैं अपने लक को, कि शायद उनका लक उनके साथ नहीं है और इसलिए वो सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, उसके साथ साथ लीगल की नॉलेज रखिए, कस्टमर से एक रिलेशनशिप बिल्ड करके चलिए, तब जा कर के आपके जो सेल है वो आप जनरेट कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। मतलब आपने अगर आप विजिट कराई है, ऑनेस्ट हो, इंटेंट आपका हमेशा सही होगा, तो इन लॉन्ग रन आप काम कर पाएंगे। मतलब आपने विजिट कराई है तो ज़रूरी है कि आप 2 घंटा नेक्स्ट डे निकाल करके कल के विजिट पे फॉलोअप लीजिए, प्रॉपर फॉलोअप लीजिए। इसके अलावा और भी मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको हमने 50 लाख 60 लाख की प्रॉपर्टी दी, उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को परचेज कराया। अच्छा, तो दैट इज वाई कि वो सेटिस्फाई हैं, सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं, जवाब से सेटिस्फाई हैं, सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन से चीज़ है सेटिस्फाई कि हैं, उनके डाउट्स क्लियर हुए, उनके डाउट्स क्लियर हुए पर ही क्लियर हुए। नहीं चलिए ठीक है, CRM ने उनको इतना नॉलेज दी और वो साइट पे आके एक सेल्स पर्सन से जब वो मिले, उसके बाद जो उनके डाउट क्लियर हुए, तो हाँ हो सकता है कि मतलब जो खरीद रहा है मकान आपसे, वो अपने रिलेटिव्स को भी सजेशन दे कि आप इस फला कंपनी से मकान लीजिए। तो ये ऐसी नॉलेज आपको अपने पास रखना चाहिए। अपनी लक को दोष मत दीजिए, अपनी नॉलेज को गेन कीजिए। बाकी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर बात नहीं हो पाई है, क्योंकि एक टाइम होता है कि आपका भी सब्र का इम्तिहान है कि आप इतनी लंबी वीडियो देख रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें, जैसे कि सूर्या जी नॉन स्टॉप इतनी देर बोले हैं और इन्होंने कोशिश की है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक क्लियर हो जाएं। तो ये मौका नहीं है कि सारी बातें एक वीडियो में हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी पॉइंट पे हम लोग छूट गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिटेल में एक बात कर पाएँ। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और होपफुली कि हम आपकी जो बातें हैं, आपकी जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन पर काफ़ी नॉलेज आई होगी और वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने लक को कभी दोष नहीं देंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा लास्ट में सर, कि रियल एस्टेट मार्केट को आप कैसे देखते हैं, कि मतलब इसमें क्या स्कोप है, यहाँ आप तरक्की कर सकते हैं या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना? सर मुझे मोटा मोटा 18-20 साल हो गए सेल्स एंड मार्केटिंग में। इंश्योरेंस में मैं काफ़ी टाइम तक रहा, फिर मैं एजुकेशन में था, बैंकिंग में था। बट जब से रियल एस्टेट में आया तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। ये आपके लिए कोई नौकरी नहीं है, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है आपके लिए। अगर आप काम को काम की तरह लेंगे, जिस दिन आप काम में होता है ना कि इन्वॉल्व हो जाएंगे, नहीं मुझे जाना है, बहुत रेयर होता है कि शायद मैं कभी वीकली ऑफ लूँ, फैमिली कहती है कि शायद तुम ऑफ नहीं ले रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है शायद मैं एक दिन नहीं जाऊँगा, मेरे से कोई क्लाइंट मिस हो जाएगा। तो ये आपके पास एक तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको नौकरी समझ के करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। घर बैठ के कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता। इन रेयर केसेस कोई चमत्कार हो जाएगा तो हो जाएगा, मैंने तो होते नहीं देखा। तो आपको अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको घर से बाहर निकलना है और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे सर,
8-8 10-10 घंटे आपको साइट पे रहना है, कहीं बाहर जाना क्या है। ऐसा होता है आपके बिल्कुल पास होता है कि आप सर, आई family- वर्क 7 डेज अ वीक। ओह, कभी कदार हो सकता है मैं इल हूं तो मैंने छुट्टी ले ली, उसमें भी मैं परेशान हूं कि मैं जल्दी से ठीक हूं ताकि मैं साइट पे जाऊं, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। मुझे ऐसा लगता है शायद एक दिन नहीं जाऊंगा मेरे से 2-3 क्लाइंट मिस हो जाएंगे। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपका सोशल सर्किल बढ़ता है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेस फैमिली है, तो एक दूसरे के सब काम आते हैं। और बहुत से ऐसे काम है, मतलब कहीं कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे बिना किसी मतलब एफर्ट के हो गए, खाली मैंने कॉल किया, बातचीत किया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको वेस्ट मत करें, रील मत बनाएं। अपना खाली एक होता है कि आना है ऑफिस में 8 घंटा 10 घंटा बैठना है, विजिट करा के चले जाना, इस तरह मत करें। काम को सीरियसली लें, काम से प्यार करें, और आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी मार्केट हो उसमें आने की तो टाइमिंग रहता है कि आपको 10 से 10:30 के बीच में टच करना है साइट पे या फिर ऑफिस में, लेकिन जाने की कोई टाइमिंग नहीं रहती है कि आपको 7 भी बज सकता है, 8 भी बज सकता है, इवन 11 भी बज सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मेरे साथ कई ऐसा हुआ कि टीम पूरी चली जाती थी, लेट नाइट विजिट है, मैंने क्लाइंट से बात की, अंडरस्टैंडिंग लिया, तो उनका कहना था नहीं सर हम आज ही विजिट कर पाएंगे, अदरवाइज हम वेकेट कर रहे हैं यहाँ से, तो हम कहीं और जा रहे हैं। तो आई एडेड नो इशू सर, मैं वेट कर रहा हूँ 9-9 10-10 बजे रात में मैं यहाँ पे वेट करके विजिट करा के, क्योंकि कोई आदमी कहीं दूर से फैमिली आ रही है, अब मैं उनको मना कर दूं कि नहीं सर आज नहीं, आप कल का रखिए, तो क्लाइंट आपके लिए नहीं रुकेगा, वो कहीं और देख लेगा प्रॉपर्टी जाके। तो ये अब अगर मैं इसको जॉब समझता तो शायद मैं भी मना करता कि मेरा तो टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। इन अ लॉन्ग रन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस अगर आपने कर लिया, साल 6 महीने, सारी चीजें अपने आप बनने लगेंगी। आपको ये जीवन भर नहीं करना है, लेकिन स्टार्टिंग में चीजें बनाने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस अगर आप रूटीन वर्क में लाएंगे, फैमिली को भी टाइम दे देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से ऑफिस के बाद घर ही जाता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कभी ज़रूरी हुआ तो मैं रुक भी जाता हूँ घर पे, बट जब काम नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम अपनी फील्ड पे दूँ। जितना मैं नॉलेज गेन करूँगा, जितने ज़्यादा लोगों से मिलूँगा, मेरा स्पैन बढ़ेगा, कल को मेरा और आउटपुट आएगा, और अच्छा आउटपुट आएगा। तो ये मेरे लिए, मैं इसको जॉब समझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सो मच सूर्या जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले आपके जो क्या कहना चाहें कि कामयाबी आपकी तरफ जो अभी आ रही है, या आप जो चीज़ें अभी और जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के वो आप बेचेंगे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ सर, कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, और हमारे व्यूवर्स को भी आप जैसे जो टैलेंटेड और क्या जैसे कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस होल्डर बंदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपके जो सिखाए हुए जो टर्म हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो व्यूवर्स, मैं 110% कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मायूस मत होइए। आपसे सेल नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप अपनी नॉलेज को गेन करिए, अपनी प्रोडक्टिविटी निकालिए, आप कर सकते हैं। अगर आपने चूज़ किया इस फील्ड को, रियल एस्टेट को, तो आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस के चांस रहते हैं इन्वेस्ट करने का। ये कैनेडियन स्टडी भी है, अगर आप गोल्ड में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो अभी आप एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्या पता भगवान कभी आपको तरक्की दे और आप खुद बिल्डर बने, तो हो सकता है कि ये जो नॉलेज है वो आगे भी आपके काम आएगी। और कभी अगर आपने अपना खुद की कंपनी खोली तो स्टाफ को समझाने के लिए आपके पास बहुत सारा डेटा है। बिल्कुल। तो अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। सर नमस्कार। सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार।